नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। दरअसल किसान खेती इस सब की तस्वीर जिस तरह से हमने खींची थी वो तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। खेती से जुड़े स्टार्टअप, उनसे जुड़े हुए लोग, ये सब एक तरह से उद्यम की तरफ जा रहा है। हमारे साथ उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि खेती और तकनीक, क्या तकनीक तकदीर बदलने की कैपेसिटी रखती है? आप देखेंगे कि अब इंडिया वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री बन गई है और ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सो इससे क्या हो रहा है कि जो एरिएबल लैंड है जिसके ऊपर खेती होती है वो श्रिंक कर रहा है डे बाय डे, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन का प्रेशर है, भाई उनको भी अनाज चाहिए खाने के लिए। दूसरा, अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड वो भी श्रिंक कर रहे हैं। तो फार्मर्स के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड लोड है कि वी हैव टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। हमें ऑप्टिमल यूज़ करना है, क्योंकि आज आप देखेंगे यदि हम फर्टिलाइज़र या केमिकल्स बाहर से देशों में लेकर आ रहे, बहुत ज़्यादा हम लोग आयात करते हैं, बहुत पैसा हमारा बाहर जाता है। तो यदि हमारे जो केमिकल्स है यदि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, जैसे अभी अब नैनो यूरिया आ गया, ठीक है, तो इससे हमारे किसानों को फ़ायदा है। और उनकी जो हम बोलते हैं कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, वो कैसे होगा? ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं कि हमने घुमा दिया। जब तक वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक खेती की लागत को हम कम नहीं करेंगे, तब तक उनका जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है, जो मुनाफा है, वो नहीं बढ़ पाएगा। ये जो तकनीक आप लेकर आए हैं, क्या इन सब तकनीकों से मुनाफा बढ़ रहा है? जो इनपुट हैं वो घट रहे हैं, ये होते देखा गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस जो हम 200 लीटर पर एकड़ में स्प्रे करते थे, अब केवल 10 लीटर पानी लगता है, ठीक है। दूसरी बात है कि जो वेस्टेज होता था, क्योंकि जब हम मैनुअल स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ड्रोन क्या करता है? गूगल मैप का यूज़ करता है, जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो बहुत प्रिसाइज स्प्रे करता है, यूनिफॉर्म स्प्रे करता है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो ड्रोन जब फ्लाई करता है तो फार्मर को फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फार्मर 100 मीटर दूर से ही खड़े होकर देखता है। तो जो उसके हेल्थ में जो इश्यूज़ पड़ते थे, जो केमिकल उसके हेल्थ पे पड़ती थी, वो अब नहीं है, ठीक है। चौथी बात क्या है कि उसको फील्ड के अंदर एंटर नहीं करना है जब ड्रोन स्प्रे कर रहा है, तो जो वेस्टेज होता था वो भी कम हो गया। तो यदि इन सब 5-6 आयामों को यदि मैं जोड़ दूं तो पर एकड़ जो किसान का जो मुनाफा, यदि मैं उसके एक नंबर वहाँ पे रखूँ तो वो 15% उसका मुनाफा इंक्रीज़ करेगा। कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो बातचीत है उससे निकल करके आया कि बहुत सारे बेनिफिट टेक्नोलॉजी के हैं। वो तो अपने आप वो बात है ही, उससे कैसे प्रॉफिटेबल भी वो हो जाती है, साथ में जान है तो जहान है, ये सबसे बड़ी बात है। एक बड़ा सवाल प्लांट जेनेटिक्स में ये आ रहा है, जो खेती से जाकर जुड़ जाता है और किसानों को बताया ये जाता है कि ये सेफ़ है कि अनसेफ है। कई बार किसान उसको वो नहीं जानता, उसकी बारीकियों को। एक साइंटिस्ट के नाते शायद आपसे बेहतर उसको कोई नहीं बता पाएगा, और ये एक बड़ी बात होगी सबके लिए। रेगुलेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसको इतना ज़्यादा खींचना कि हम उससे घबरा कर बैठ जाए कि हम इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, तो वो तो फिर टेक्नोलॉजी को अवॉइड करने वाली बात है ना जी। एंड दैट वी कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज हमारी एग्रीकल्चर में जो नेशनल नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनको मीट करने के लिए हमें हर तरह की टेक्नोलॉजी से रूबरू होना है। लेकिन रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हिचकिचाहट है कि ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करें या ना करें, उससे प्रॉब्लम है। जब तक वो जो प्रोटीन बाहर से डाली गई है, जीन जो वो प्रोटीन को इनकोड कर रही है, वो प्रोटीन एलर्जेनिक या टॉक्सिक नहीं है, तो उसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। और 99.9% जीन्स जो हैं वो नॉन टॉक्सिक हैं, थोड़ी मिकदार में। आपकी मिकदार ज़्यादा बढ़ा देंगे तो यही चीज़ें जो है वो बायोसेफ्टी की कमिटीज़ देखती हैं कि ये जो प्रोटीन है ये किस ऑर्गेनिज़म से ली गई है, ये ऑर्गेनिज़म पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, प्रोटीन डेटाबेस में एलर्जेनिक है या नॉन एलर्जेनिक है। इसके ऊपर इतना रिसर्च हो चुकी है कि अगर कमिटीज़ अपना काम ठीक तरह से करें तो हमें जो जिस चीज़ से कुछ थोड़ी परेशानी हो सकती है उसको हम निकाल के बाहर कर सकते हैं, और जो चीज़ें बिल्कुल परेशान करने वाली नहीं हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। भारत में जो खेती की ज़रूरतें हैं, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन खिलाना है, उत्पादन को बढ़ाना है,
इसके लिए जो प्लांट जेनेटिक्स है ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है? प्लांट जेनेटिक्स में देखिए कई बार लॉटरी खुल जाती है, जैसे ड्वार्फ वीट और राइस जो थे बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड थे हमारे वर्ल्ड को फीड करने में, तो उनसे प्लांट ही छोटा नहीं हुआ बल्कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो ऐसी जीन्स हर जगह नहीं मिलती, बाकी क्रॉप्स में ऐसी जीन्स नहीं मिली, उसमें प्रोग्रेस स्लो है। तो आपको धीरज से काम करना पड़ेगा, शोध पर इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, तो चीज़ें निकलेंगी। फूड सेफ्टी की जो बात करने वाले लोग हैं और जो साइंटिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि दोनों को एक साथ बैठ कर के एक समझ बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए इसमें आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हम ट्रांसनेशनल से टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ का रुख यही है, जो पब्लिक सेक्टर में भी रिसर्च प्रोड्यूस होती है उसको वो पेटेंट करके कंपनीज़ के हाथ में थमा देते हैं कि आप अब इसका बिजनेस करिए। तो कुछ लोगों का ये मानना है, और उसमें कुछ बात असरदार भी है, कि इससे देश की फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। पर उसके लिए हमें रिसर्च करनी चाहिए और compete करना चाहिए, बल्कि हम घबरा कर कहें कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। और दूसरे आइडियोलॉग्स जो हैं वो सोचते हैं कि पुरानी खेती में सन 1900 से पहले सारी खेती ऑर्गेनिक थी, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी नहीं था और बुरी हालत थी दुनिया की। अब हमारे पास चैलेंज है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और रिसोर्सेज पर अंकुश लगे, और रिसोर्सेज जो इनपुट हो रही वो कम हो। डॉक्टर साहब का कहना ये था कि समझ बढ़ाने की ज़रूरत है आपस में, और जो तकनीक है वो संभावनाओं की तकनीक है, संभावनाओं की खेती है। किसान का जो लागत है वो उसको कम करने की कैपेसिटी रखती है, कम लैंड में ही उत्पादन को बढ़ाने की कैपेसिटी रखती है, और इसलिए हमेशा तकनीक को आगे रख करके अगर हम चलेंगे तो जाहिर तौर पर हम खेती को, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। जो किसानों की आय का मामला है, गन्ना उत्पादक किसानों का मामला है, इसको कैसे आय को बढ़ाया जा सकता है, कैसे लागत को कम किया जा सकता है, जो वैरायटी है उसको कुछ बदलने की ज़रूरत है या क्या है, इन सब चीज़ों को। जहाँ तक गन्ना खेती का प्रश्न है या किसी भी फसल का प्रश्न है, उसमें वैरायटी का एक मुख्य योगदान होता है। यदि पूरे प्रोडक्शन की या पैदावार की बात करें तो करीब 65 से 70% योगदान जो है वो वैरायटी का रहता है, बाकी सब टेक्नोलॉजी का होता है। तो वैरायटी एक मुख्य कारण है। और CO0 238 वैरायटी जब से आई, 2009 में हमने इसको रिलीज़ किया था, और 2013-14 से इसका एरिया बढ़ने लगा, और जब से एरिया बढ़ा है तब से 5 राज्यों में मुख्यतः ये उगाई जा रही है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार में। और 2 साल पहले मतलब 2021 के अंदर, 2021 और 22 के सीज़न के अंदर इसका क्षेत्रफल पूरे इन 5 राज्यों में 84.2% था। और आज तक भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में किसी भी प्रजाति ने इतना एरिया गेन नहीं किया। करीब 2.79 मिलियन हेक्टेयर एरिया, यानी कि ऑलमोस्ट 28 लाख हेक्टेयर एरिया इस प्रजाति के अंदर था। ये जो समस्या आई है, जो 38 में कीड़ा लगा है, किसान इस बार जो है ये देख रहे हैं कि क्या इसका कोई उपाय है? देखिए, जहाँ तक कीड़ा है उसका उपाय है, केमिकल से कीड़े को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक कोरोजन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये जो अभी कोरोजन को भी वो तो वायलेट कर गया, तो अब क्या? देखिए, मार्केट के अंदर 5-6 केमिकल है कोरोजन के अलावा। पिछले जब से वैरायटी का एरिया बढ़ने लगा तभी से कोरोजन के साथ ही बढ़ा। मैं ये कहूँगा कि 238 को चलाने के अंदर कोरोजन का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। परंतु पिछले 2 सालों के अंदर, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, कोरोजन का जो इफ़ेक्ट है वो उतना दिखाई नहीं दे रहा जितना कि पहले दिखाई दे रहा था। तो एरिया ज़्यादा है। अब क्या करें? अब बहुत से केमिकल है जो और है मार्केट के अंदर है, 5-6 केमिकल है। उसके अंदर
सिंजेंटा का वर्टाको है, वॉल्यूम फ्लेक्सी है, नेटजेन है, हेलीप्रो है और एफएमसी का फटेरा भी है और कोरोजन है। तो जो किसान बहुत से केमिकल ट्राई कर रहे हैं, उनका जो अनुभव है, जो कहता है कि मेरे लिए ये उपयोगी है, उसमें से कोई भी केमिकल उपयोग कर सकते हैं। परंतु कीड़ा इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जो समस्या है वो लाल सड़न रोग बीमारी है। इस वैरायटी को, क्योंकि ये करनाल से निकली है, वहाँ हमारे पास जल भराव की स्थिति के लिए टेस्टिंग का फैसिलिटी नहीं है। तो हमने कभी नहीं कहा इसको किसान को या चीनी मिल को कि इसको जल भराव की स्थिति में लगाया जाए। मैंने हमेशा कहा मत लगाइए, परंतु पैदावार ज़्यादा थी तो लगाई है किसानों ने, जल भराव की स्थिति में भी लगाई। जब मैंने किसानों से बात की, क्योंकि मैं किसानों से मिलता रहता हूँ, तो मैंने कही जल भराव की स्थिति में क्यों लगवा दी है, तो कहने लगे कि आप डॉक्टर साहब मेरे को ये बताइए, मेरे को इसमें 15 क्विंटल 1 बीघा में ज़्यादा पैदावार मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं लगाऊं, आप मेरे को कारण बताइए। तो उस चीज़ का तो मेरे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि किसान का अपना एक हक है कि उसको ज़्यादा पैदावार मिलनी चाहिए। किसी आप खुद कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं भी इस हक में नहीं हूं कि इतना वास्ट एरिया, माने सारे में 38 ही 38 बो दिया जाए, ये ठीक नहीं है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि हर किसान अपने खेत में वहीं पर गन्ने का रकबा कम करे और कुछ और क्रॉप्स उसमें शामिल करें? बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं। जैसे जहाँ लाल सड़न के रोग की समस्या नहीं है, वहाँ भी दूसरी तीसरी प्रजाति होनी चाहिए। मान लीजिए, क्योंकि जब लाल सड़न रोग आएगा तो बहुत तेज़ी से फैलता है और ख़त्म कर देगा प्रजाति को। तो यदि यदि बहुत सी शुगर फैक्ट्री अब भी इतना एरिया है कि ऑलमोस्ट 90% और 100% के बीच के अंदर है। किसी प्रजाति के पास तो 100 शुगर फैक्ट्री के क्षेत्र में 100% है। यदि बीमारी आ गई तो उनके पास बीज ही नहीं है कि अगले साल क्या लगाए। जैसे वेस्ट यूपी में हम देखते हैं कि वहाँ पर किसान अगर उसके पास 50 बीघा ज़मीन है तो 48 बीघे में गन्ना ही गन्ना लगाता है, तो उसमें भी उसे कुछ थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए मल्टी क्रॉपिंग। देखिए, ये नहीं कहूँगा कि गन्ना नहीं लगाना चाहिए, परंतु यदि उसके पास ज़मीन है तो जितनी भी अवेलेबल ज़मीन है उसके अंदर क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। ही तो ये रोटेशन है कि वो 2 साल के लिए गन्ना रहता है और तीसरे साल उसमें वो 4-6 महीने के लिए गेहूं लेता है और उसके बाद फिर गन्ने पर उसी खेत में शिफ्ट हो जाता है। ये ठीक है? वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। मतलब उसके पास ज़मीन भी है, वो आसानी से रोटेशन कर भी सकता है, परंतु गन्ने वाली फसल में सिर्फ गन्ना लेगा और दूसरी फसल की जो और खेती कर रहा है, जिस बड़े जो किसान है, उसमें वो दूसरी फसल ही लगाता है। तो जितना भी ज़मीन किसान के पास है उसको बदल बदल के लगाए। एक साल इसमें गन्ना लगा दे, दूसरी बार उसमें दूसरी जगह गन्ना लगा दे, तीसरी जगह। एक ही फसल को एक ही ज़मीन के अंदर लगाए तो वो एक जैसे न्यूट्रिएंट एक मात्रा में फसल लेती रहेगी और उससे फिर कुछ एक न्यूट्रिएंट्स की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरा बात ये है कि जो गन्ने की फसल के या जो पत्तियां होती है वो ज़मीन के अंदर मिलती है, वो बहुत उपयोगी है। यदि उस हर एक खेत के अंदर गन्ना लगेगा तो 1 साल 2 साल गन्ने की जो पत्तियां वो ज़मीन में मिलेगी, जिससे कि ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा। लोग पत्तियां भी जला देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, वो एक गुनाह है। पत्तियां नहीं जलाना चाहिए। पत्तियां खाद का काम करेंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि यदि किसान अपनी पत्तियों को खेत के अंदर मिला दे तो उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, इसकी डेफिशिएंसी कभी भी खेत में आएगी नहीं। सुन रहे हैं ना आप लोग, जैसे ही पेड्डी आपकी छिलती है और वैसे ही तुरंत अगले दिन शाम को जाते हैं और उसमें माचिस की तिल्ली लगा देते हैं और पूरा का पूरा खेत धू धू करके जलता है। तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन को मिलना चाहिए थे वो तो मिलते ही नहीं है, बाकी शायद जो ज़मीन के अंदर जो कुछ होता है वो उन्हें भी नुकसान होता है। देखिए, ज़मीन के अंदर बहुत से जीवाणु होते हैं, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जब किसान खेत के अंदर आग लगाता है तो उसका ज़मीन का जो तापमान है वो करीब 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इतने ज़्यादा गर्मी के अंदर कुछ भी जीवित नहीं रहता है। उसके बाद तो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनका काम क्या है कि ज़मीन के अंदर जो उपलब्ध नहीं है, गन्ने के मतलब किसी भी फसल के न्यूट्रिएंट उपलब्ध नहीं है, उसको उपलब्ध कराता है
ज़मीन में रिएक्ट करके उसको पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। अब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो पैदावार कम होगी। जो किसान है कुल मिलाकर के उसके सामने सबसे बड़ा संकट आय का है। उत्पादन और आय को लेकर के बहुत देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा और किसान खुद से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं सभी लोग। कुछ एक चीज़ों पे सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे गन्ने के अंदर है अच्छी प्रजातियां लगानी चाहिए, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो खर्चा है वो अनावश्यक खर्चा हो रहा है। जैसे अनावश्यक रसायनों का प्रयोग हो रहा है। किसानों से जब मैं बात करता हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं किसानों के बीच में ही रह रहा हूँ, तो कीड़ा नहीं है, बीमारी नहीं है, परंतु दवाई डाली जा रही है। मान लीजिए जब गन्ने की बुआई करते हैं, किसान को पता है कि मेरी ज़मीन में दीमक की समस्या है या नहीं, परंतु हर एक किसान उसमें दीमक की दवाई डाल रहा है, ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ बचत हो सकती है। दूसरा कंसुआ उसके बाद आता है, तो कंसुआ के लिए 4 घंटे आप पानी भर दीजिए 4 अंगुल उसमें, उससे आपका कंसुआ की समस्या ख़त्म हो जाती है। एक टॉप बोरर है जिसके लिए दवाई डालना चाहिए, और परंतु रिकमेंडेड दवाई डालनी चाहिए। डीएपी फास्फोरस का खाद ऐसा है कि जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, जहाँ ज़मीन में छोड़ देंगे वहीं वो पड़ा रहेगा। ज़मीन उसको सिर्फ बुआई के टाइम जब खोड निकालता है उस टाइम सबसे पहले खाद डालना चाहिए, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा उसके ऊपर रखना चाहिए। परंतु किसान क्या कर रहा है, उस टाइम डालो या नहीं डालो, बीच में 3-4 बार और डालता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो इस तरीके से जेब से पैसा निकाला और फेंक दिया खेत में। महाराष्ट्र से डॉक्टर CD माई हैं और आप ICAR का जो एक तरह से ASRB जो रिक्रूटमेंट बोर्ड उसका है उसके चेयरमैन रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन के साइंटिस्ट हैं, और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ओवरऑल जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने खेती को कहाँ तक प्रोटेक्ट किया है, कहाँ तक बढ़ाया है और क्या संभावनाएं हैं। एक तो पहले जो मैनुअल स्प्रेइंग होता था उससे काफ़ी नुकसान होता था, आदमियों का भी और लेबर का भी, और हार्मफुल रहता था एनवायरनमेंट। तो अब हम प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए जितना पेस्टिसाइड लगना है उतना ही हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अभी ट्रैक्टर बेस्ड स्प्रेइंग है, हमारे पास ड्रोन स्प्रेइंग है। सो ये सब टेक्नोलॉजीज़ हम नहीं आ रही है। दूसरा ऐसा है कि अभी जैसे अब जो ये टेक्निक है पानी देने का है, लोग बोलते हैं कि पानी तो ठीक है, हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट क्या है हर एक क्रॉप की, उसके हिसाब से अभी सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर बहुत हो रहा है। अभी मैं एरिया से आ रहा हूँ जहाँ ग्रेप काफ़ी होते हैं, और ग्रेप की आप फार्मिंग देखेंगे तो वो तो इतनी एडवांस्ड है कि आप अमेरिकन फार्मर्स भी हमारे ग्रेप देखते हैं कि कैसे होता है। तो इतना एडवांस प्रेसिजन फार्मिंग हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जितने नई नई टेक्निक आएंगी, नई नई हमारे टेक्निक आएगी, जितना फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है। और जैसे लैंड होल्डिंग कम हो रहा है, लैंड होल्डिंग कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लेकिन अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे पर्टिकुलरली जो बारानी खेती है उसमें हम 10 फार्मर 20 फार्मर इकट्ठा आके प्रोड्यूस कर रहे हैं। कम्युनिटी फार्मिंग तो कम्युनिटी फार्मिंग से उनको इतना एडवांटेज हो रहा है कि जैसे मशीन ना है, अभी एक ही ट्रैक्टर पे हम 10 लोग काम कर रहे हैं, हम मशीन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसके लिए अभी जितना लेबर भी कम हो गया तो भी हमारा जो काम है वो बढ़ता जा रहा है। जो हमारा परंपरागत गांवों में जो कोऑपरेटिव कल्चर में था, तो वो कल्चर को हमें फिर से आना ही मजबूरी हो गई है, क्योंकि लैंड होल्डिंग कम होता जा रहा है ना, और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारा एक अच्छा कंसेप्ट अभी जो FPO के दरम्यान से जो है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एक बेस था, लेकिन हमारे यहाँ वो गठशक्ति बोलते हैं हम उसको, जैसे एक ग्रुप आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है अभी हमारे यहाँ काफ़ी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो नया टेक्नोलॉजी, अभी आपको ताजुब लगेगा, अभी हम पिंक बोलवर्म करके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ कॉटन में आता था, तो अब हमने क्या किया कि वहाँ एक फिरोमोन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको कॉल्ड है बंधन। हम बंधन बोलते, उसको हम बोलते राखी बंधन। जैसे आदमी को आप राखी बांधते वैसे हम प्लांट को एक राखी बांध देते, और उसमें होता है फिरोमोन, वो फिरोमोन रिलीज होता है और आपका स्प्रेइंग टोटल पेस्टिसाइड का कंजम्पशन
आप 80% कम कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हम क्या करते हैं, ये फार्मर्स में प्रमोट कर रहे हैं। तो अब फार्मर्स भी अडॉप्ट करता है, वो भी चाहता है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए कि जिससे हम पेस्टिसाइड का यूज़ भी कम करें, इफेक्टिव मैनेजमेंट भी हो। तो हमने फॉल वर्म आर्मी हो, कोई भी नई पेस्ट भी आई तो हम इमीडिएटली फार्मर्स के पास अभी जाके उनको ये सब नया टेक्नोलॉजी बताते हैं और अडॉप्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी सुविधा एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, हम उसे जानना चाहेंगे, क्या महाराष्ट्र में गट शेती यानी कम्युनिटी फार्मिंग का चलन बढ़ा है? बहुत बड़ा है। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जितने फ्रूट्स है ड्राईलैंड के, जैसे आप कस्टर्ड एप्पल जानते हैं, सीताफल बोलते हैं हमारे यहाँ, वो एक चीकू का फार्मिंग होता है, ग्रेप्स की फार्मिंग होती है, ऑरेंज का ग्रुप है। तो मैं तो नागपुर संतरा, आप तो जानते हैं नागपुरी संतरा का बहुत बड़ा ग्रुप है। अब प्रॉब्लम उनको आ गया कि भाई हम कोई भी सभी गरीब रह रहे हैं, तो इससे इकट्ठा बेटर हम इकट्ठा आके खेती करें या कोई भी एक्टिविटीज़ करें, मार्केटिंग करें, तो हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो पहले जो था हमारा विलेज कंसेप्ट, अब वो फिर से वापस आ रहा है। तो मुझे एक अभी खुशी है कि जो बीच में हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, हमारा फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो गया था, वो सब अब फिर से दोबारा बिकॉज ऑफ खेती आ रहा है। और नया टेक्नोलॉजी से ये सब लोग जुड़ रहे हैं अभी, क्योंकि इनको पता है कि अकेले मैं ट्रैक्टर ले नहीं सकता, लेकिन मैं 10 लोग लेके एक ट्रैक्टर ले रहा हूँ, मैं पिकर नहीं ले सकता हूँ, मैं कुछ ये नहीं। तो दीज एक्टिविटीज़ जो है ना, ये बहुत बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जितनी नई टेक्नोलॉजी आए उतना हम इकट्ठा आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्टर माई ने जैसे कहा कि वहाँ पर ग्रेप्स के मामले में तो अमेरिकन फार्मर्स भी हमारी तरफ देखने लगे हैं। तो ये जो स्मार्टनेस है, यही भारत को स्मार्ट खेती की तरफ और स्मार्ट किसान बनाने की तरफ ले जा रही है। और इस तरफ सबको ध्यान देना होगा, इनोवेटिव बनना होगा, क्योंकि हर फार्मर जो है उसे साइंटिस्ट वो था ही, उसे ये भाव और ये एटीट्यूड उसको बनाकर अगर वो रखेगा तो जाहिर तौर पर वो अपनी इस दिशा को पकड़ सकेगा। हम अगले हफ्ते फिर आएंगे और आपको स्मार्ट खेती दिखाएंगे। आपके यहाँ पर भी अगर कोई ऐसी पहल हुई है, आपने की है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आपके खेत तक आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।